हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद कुमार कक्षा 10 के लिए जीव विज्ञान की एक नई वीडियो लेकर आया हूं। पहली वीडियो में हमने आपको 3 प्रयोग बताए थे। सबसे पहला बताया था प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस के निष्कासित होने का प्रदर्शन। नंबर 2 बताया था हमने प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की आवश्यकता का प्रदर्शन। और नंबर 3 बताया था प्रकाश संश्लेषण में मंड का प्रदर्शन। मंड किस प्रकार पत्ती में मंड किस प्रकार बनता है। आज हम आपको चौथा प्रयोग कराने जा रहे हैं। सबसे पहला इसमें हम आपको बताएंगे प्रकाश संश्लेषण में आज हम आपको चौथा प्रयोग समझाने जा रहे हैं प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता का प्रदर्शन। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई एक गमला लेंगे, गमले में लगा एक पौधा लेंगे और उस गमले में लगे हुए पौधे को क्या करेंगे, हम उसकी एक पत्ती जो है एक बड़ी बोतल में जिसमें कि हम जो उसका रबड़ का ढक्कन लगा हुआ है बोतल के अंदर, उसकी जो आधी पत्ती है उस बोतल के अंदर रख देंगे। और उस बोतल में पहले से हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन यानी कि क्वेच का विलयन रखते हैं। वो क्यों रखते हैं, क्योंकि जो बोतल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये सोख लेता है। तो क्या करते हैं, इस प्रयोग को हम कुछ समय के लिए धूप में रखते हैं। हम क्या देखते हैं, धूप में रखने के बाद हम देखते हैं कि जो पत्ती का भाग जो बोतल के अंदर है वो तो काला या नीला नहीं हुआ, अर्थात कहने का मतलब यह है कि उसके अंदर भोजन नहीं बना, उसके अंदर मंड नहीं बना। और जो भाग उसका पत्ती का बोतल के बाहर था, ये यहाँ पत्ती है, जो पत्ती ऐसे काट कर हमने यहाँ लग दिखा दी, तो जो भाग पत्ती के बाहर है उसमें मंड उपस्थित है, यानी कि उसमें भोजन बना। और जो भोजन जो पत्ती का जो भाग बोतल के अंदर था, यानी कि यहाँ पे अंदर दिखा रखा है हमने, इसमें भोजन नहीं बना, यानी कि इसमें मंड अनुपस्थित है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी एक बोतल ले, एक गमला लगा हुआ पौधा लेंगे, उस पौधे की एक पत्ती को हम क्या करेंगे, एक बोतल लेंगे, उस बोतल में जो रबड़ की कॉर्क है, ढक्कन है रबड़ का कॉर्क, इसमें एक लंबाई में क्या करेंगे, इसे काटेंगे और आधी पत्ती को इस बोतल के अंदर पहुंचा देंगे। इस बोतल में पहले से हम क्या लेंगे, क्वेच का विलयन, क्योंकि वो जो क्वेच का विलयन है वो क्या करता है, वो इस बोतल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसे सोख लेता है और इसकी वजह से ही फिर इसमें भोजन नहीं बन पाता। तो जब हमने इसके अंदर ये पत्ती आदि रख दी तो फिर हमने इस पत्ती को इससे पौधे से अलग कर लिया और इस परीक्षण को हमने कुछ समय के लिए धूप में रखा। तो हम क्या देखते हैं कि जो भाग बोतल के अंदर है पत्ती का, उसमें तो मंड अनुपस्थित है, यानी कि उसमें भोजन नहीं बना, और जो पत्ती का भाग बोतल के बाहर है उसमें मंड बना, यानी कि उसमें भोजन बना। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता का होना जरूरी है। इसके लिए हम इसे एक नाम और दिया हमने कि मोल का आधिपत्य का प्रयोग। इसे मोल का आधिपत्य का प्रयोग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी आधी पत्ती जो है बोतल के अंदर होती है और आधी पत्ती बोतल के बाहर होती है, इसीलिए इसे मोल का आधिपत्य का प्रयोग भी कहते हैं। उसके बाद प्रयोग नंबर 5 है हमारा, ये इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो जो इसमें हम क्या करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की आवश्यकता का प्रदर्शन, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसके लिए क्लोरोफिल का पर्णहरिम का होना कंपलसरी है, अदरवाइज हमारी जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी हम ऐसा पौधा लेंगे जिसकी जो पत्ती है वो धब्बेदार हो, अर्थात उस पर धब्बे हों, जैसे क्रोटोन है, कोलियस, इस प्रकार के पौधे हैं, उनकी पत्ती हम इसमें ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, उन पौधे की जो पत्ती है उन पत्ती पर धब्बे होने चाहिए, और वो धब्बे कैसे होंगे, हरे रंग के धब्बे होंगे। हरे रंग के धब्बे होने का मतलब यह है कि उनमें पर्णहरित उपस्थित है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पत्ती को हम कुछ समय के लिए अंधेरे में रख देंगे। अंधेरे में रखने से क्या होगा कि उस पत्ती के अंदर जो मंड है, जो भोजन है, वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर उस पत्ती को हम कुछ समय के लिए धूप में रखते हैं, और धूप में रखने पर हम देखते हैं कि जो भाग पत्ती के हरे थे वो काले या नीले हो गए। इसका मतलब यह है कि भोजन केवल उन्हीं स्थानों पर बना जो हरे थे। कहने का मतलब यह है कि जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का होना कंपलसरी है, नहीं तो उसमें मंड नहीं बनेगा। ये हमने आपको इसके 5 प्रयोग बताए। इन 5 प्रयोग में से हो सकता है कि आपको बोर्ड के एग्जाम में एक प्रयोग देखने के लिए मिल जाए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पोषण। देखिए पोषण क्या है, मनुष्य में जो पोषण है वो क्या होता है कि मनुष्य का जो पोषण है वो मुख से शुरू होता है और उसके बाद जो हमारा जो गुदा द्वार है वहां तक ये रहता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, भोजन का, यानी कि पोषण का मतलब क्या है, भोजन को ग्रहण करना, और भोजन को ग्रहण करने के बाद उससे जब हमें ऊर्जा प्राप्त होती है तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं मनुष्य में पोषण। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, भोजन का अंतर्ग्रहण, यानी कि भोजन को अंतर्ग्रहण करना। भोजन का जो अंतर्ग्रहण है उसके लिए हम क्या करते हैं, भोजन को सबसे पहले मुख में रखते हैं, मुख से भोजन जो है मुख गुहिका में जाता है, यानी कि अंदर मुंह में। भोजन को मुख में क्या किया जाता है, बारीक चबाया जाता है, उसे बारीक किया जाता है, और बारीक चबाने के साथ साथ हमारा जो मुंह है, मुंह के अंदर की साइड जो हमारी 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है, मुंह के अंदर दोनों साइड में जो 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं,
वो लार ग्रंथियां क्या करती है, भोजन में मिल जाती हैं और भोजन को चिकना और लसदार बना देती है, जिससे कि भोजन निगलने में आसान हो जाए। तो भोजन को मुंह में चबाने के बाद उसमें जिस समय हमारे जो पाचक रस है, जो लार ग्रंथियों के द्वारा जो निकलने वाला लार है, उसमें मिल जाती है, तो भोजन को फिर हम कहाँ पहुंचाते हैं, निगल द्वार द्वारा। ये जो हमारा अंदर हालक बोलते हैं हम गाँव अपनी सिंपल भाषा में, तो ये अंदर फिर ग्रसिका में पहुंच जाता है और ग्रसिका से फिर हमारा भोजन कहाँ पहुंचेगा, हमारे आमाशय में, यानी कि हमारे पेट में। उसके बाद भोजन का पाचन है, जैसे ही भोजन हमारे पेट में पहुंचेगा, हमारे आमाशय में पहुंचेगा, तो वहां एक हार्मोन निकलता है, गैस्ट्रिक हार्मोन। उस गैस्ट्रिक हार्मोन के निकलने से क्या होगा, जो हमारे आमाशय में जो जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, वो क्या करते हैं, जठर रस, उनसे जठर रस निकलता है और उस जठर रस में हमारा जो भोजन का पाचन करने वाले एंजाइम है वो पाए जाते हैं। उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, पेप्सिन है, रेनिन है, इस प्रकार के जो हमारे पाचक एंजाइम है वो पाए जाते हैं। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो क्या करता है, भोजन को अम्ल, उसका माध्यम जो है अम्लीय बना देता है। उसके बाद जो हमारे प्रोटीन, जो हमारा पेप्सिन है वो क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। इस प्रकार हमारे जो हमारा आमाशय है उसमें भोजन का पाचन होता है। उसके बाद जो हमारा भोजन है, एक ही बात और, जो भोजन का पाचन है, अधिकतर पाचन जो है भोजन का वो हमारा आमाशय में हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भोजन है वो हमारे आमाशय में सबसे ज्यादा समय तक, यानी कि लगभग 3 घंटे से लेकर 5 घंटे तक भोजन हमारा कहाँ ठहरता है, आमाशय में ही ठहरता है। उसके बाद भोजन हमारा आमाशय से कहाँ पहुंचा, हमारी छोटी आंत में, यानी कि जो छोटी आंत है, छोटी आंत आहारनाल का सबसे लंबा भाग है और वो लगभग 8 मीटर लंबी हमारी आहारनाल होती है। छोटी आंत का जो सबसे आगे का भाग होता है, जब बोलते हैं ग्रहणी, सबसे पहले वहां पहुंचता है और ग्रहणी में जो यकृत है, यकृत से हमारा निकलने वाला जो पित्तरस है वो पहुंचता है और उसके साथ साथ जो हमारा अग्नाशय ग्रंथि है, हमारे अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाला जो अग्नाशयी रस है वो भी हमारा कहाँ पहुंचता है, ग्रहणी पहुंचता है। यानी कि जो हमारा अग्नाशयी रस है वो और जो पित्तरस है वो, ये एक पॉइंट यहाँ ध्यान से समझना कि जो पित्तरस है वो यकृत से निकलता है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि पित्तरस कहाँ से निकलता है, वहां आपको पित्ताशय देगा, यकृत देगा, कुछ और देगा, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो पित्तरस है वो कहाँ से निकलता है, यकृत से। तो जो हमारा अग्नाशय है उससे अग्नाशय से निकलता है, जो यकृत है उससे पित्तरस से निकलता है, वो दोनों के दोनों कहाँ पहुंच जाते हैं, हमारे ग्रहणी में। उसके बाद जो हमारा जो पित्तरस है वो क्या करता है, भोजन के माध्यम को अक्षार्य बनाता है और साथ ही साथ जो वसा है वसा का इमल्सीकरण करता है, जिससे कि वसा का पाचन हो सके। उसके बाद जो हमारा भोजन है उस भोजन को कहाँ पहुंचाया जाता है, छोटी आंत से फिर भोजन को कहाँ पहुंचाया जाता है, हमारा वो इसमें अगला है हमारा, पहले एक चीज बता दूं इससे पहले आपको, हमारा जो भोजन है उसमें क्या करते हैं, जब भोजन छोटी आंत से पहुंच गया और छोटे आंत से फिर बड़ी आंत में जाता है, तो कहने का मतलब जो हमारा पचा हुआ भोजन है उसका अवशोषण, यानी कि जिस तरह भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में जाएगा तो क्या होगा, बड़ी आंत में भोजन का अवशोषण नहीं होता है। पहली बात बता दूं, छोटी आंत का जो शेष भाग बचा, यानी कि जो ऊपर का भाग है, हमने बताया था कि जो अग्रभाग है उसमें एक हिस्सा होता है उसका अग्रभाग का ग्रहणी, ग्रहणी में भोजन ठहरता है वहां पर, और उसके बाद जो उसका शेष भाग है, यानी कि आहार, जो हमारी छोटी आंत है उसका जो शेष भाग है उसे क्या बोलते हैं, शेषांत्र बोलते हैं। शेषांत्र में भोजन पहुंचता है और वहीं पर भोजन का अवशोषण होता है। इसमें भोजन का अवशोषण जो होता है यहाँ पर, इसमें क्या होगा कि जो हमारा, यदि आपको पता है कि अधिकांश भोजन जो है वो जल में विलय होता है, तो जो हमारे भोज्य पदार्थ जल में विलय होंगे तो जल के साथ जो भोजन में क्या होंगे, हमारे जो आंत है, छोटी आंत है, वहां पहुंच जाएंगे अंदर, छोटी आंत की जो शेष भाग है उसके अंदर। तो छोटी आंत की जो आंतरिक सतह होती है, यानी कि जो हमारी छोटी आंत है उसकी जो आंतरिक सतह होती है, उस आंतरिक सतह पर उंगली के समान छोटे छोटे परवर्त, यानी कि उंगली के समान छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, और जो उंगली के समान संरचनाएं होती है उन्हें बोलते हैं रसांकुर। क्या बोलते हैं, रसांकुर, या इन्हें विल्लाई भी बोलते हैं, चाहे आप रसांकुर कह लो चाहे विल्लाई कह लो। तो जो रसांकुर होते हैं, इन रसांकुर पर ही क्या होता है, छोटे छोटे सूक्ष्म असंख्य, जिनकी कोई गिनती नहीं होती, वो होते हैं सूक्ष्मांकुर। क्या होते हैं, सूक्ष्मांकुर। जो हमारा ये रसांकुर होते हैं और ये सूक्ष्मांकुर होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारी जो आंत होती है वो आंत का जो अवशोषण तल है, यानी कि भोजन ग्रहण करने की जो उसकी क्षमता है उसे लगभग 10 गुना तक बढ़ा देते हैं। जो हमारे रसांकुर है, जो हमारी छोटी आंत की जो आंतरिक सतह पर पाए जाते हैं, तो ये रसांकुर हैं और ये जो सूक्ष्मांकुर है ये क्या करते हैं, रसांकुर पर ही ये ब्रुश के समान असंख्य संरचनाएं होती है जिन्हें बोलते हैं सूक्ष्मांकुर। तो ये दोनों क्या करते हैं, जो हमारी आंत होती है, आंत की जो अवशोषण करने की क्षमता होती है, किसी भोजन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, उसे लगभग 10 गुना तक बढ़ा देते हैं। उसके बाद है बहि अक्षेपण।
भोजन, जब हमारा भोजन यहाँ से कहाँ पहुँचता है, फिर छोटी आंत से बड़ी आंत में। जिसमें भोजन बड़ी आंत में पहुंचेगा तो बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, परंतु होता क्या है कि जो भोजन का जो शेष भाग है, यानी कि आप इसमें देखिए जो भोजन के अंदर जो हमारा जल है और साथ में क्या है, जल के साथ साथ जो हमारे खनिज लवण है, जो भोजन है और जो खनिज लवण है, इनका अवशोषण हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब इनका अवशोषण होगा, जल का और खनिज लवण का जो बड़ी आंत है अवशोषण कर लेगी, तो जो हमारा अपचा भोजन है वो अर्ध ठोस अवस्था में बदल जाएगा और जिसे हम क्या करते हैं, मल द्वार द्वारा शरीर से बाहर त्याग देते हैं। उसके बाद है स्वांगीकरण। जो हमारा भोजन बचा हुआ है, जो हमारे भोज्य पदार्थ हैं, उनका हमारे रुधिर के द्वारा कोशिका द्रव्य में पहुंचना, यानी कि जो हमारे भोज्य पदार्थ हैं उन भोज्य पदार्थों का हमारे रुधिर के माध्यम से कोशिका द्रव्य में पहुंचना और फिर जो जीव द्रव्य है उस जीव द्रव्य के निर्माण में उसका प्रयोग होना, वो कहलाता है हमारा स्वांगीकरण। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है ऑक्सी और अनऑक्सीसब्शन में अंतर। देखिए ऑक्सीसब्शन नाम से पता लग रहा है ऑक्सी यानी कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अनऑक्सी में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि पहला इसका जो पॉइंट यही बनता है हमारा कि ऑक्सीसब्शन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और अनऑक्सीसब्शन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। नंबर 2 पॉइंट है, इस ऑक्सीसब्शन में भोजन का पूर्ण जारण हो जाता है, अर्थात भोजन जो है पूर्ण रूप से टूट जाता है। जारण का मतलब पूर्ण रूप से टूटना भोजन का, तो इसमें भोजन का पूर्ण रूप से जारण हो जाता है, इसमें भोजन का पूर्ण रूप से विखंडन नहीं होता। इसमें ग्लूकोज के एक अणु के जारण से 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और इसमें ग्लूकोज के विखंडन से कितनी, केवल 21 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी, इसमें केवल 21 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। इसमें ग्लूकोज के एक अणु से 38 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं, कितने, 38 एटीपी अणु, और इसमें केवल 2 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। उसके बाद जो हमारा ऑक्सीसब्शन है, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अधिक मात्रा में निकलती है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम मात्रा में निकलती है। जो हमारा ऑक्सीसब्शन है, ऑक्सीसब्शन की जो प्रक्रिया है, इसमें हमारा क्या, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल अल्कोहल प्लस एथिल अल्कोहल बनते हैं। और जो हमारा इसमें लास्ट पॉइंट है वो है कि जो हमारी ऑक्सीसब्शन की जो प्रक्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया के क्रेब चक्र में संपन्न होती है। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें क्रेब चक्र पाया जाता है, उस क्रेब चक्र में ही क्या होता है, ऑक्सीसब्शन की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद जो हमारा अनऑक्सीसब्शन है, इस अनऑक्सीसब्शन की जो प्रक्रिया है वो कोशिका द्रव्य में ही संपन्न होती है। तो बच्चों इस प्रकार हमने आपको 2 प्रयोग समझाए, एक तो प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता का प्रदर्शन और दूसरा हमने आपको बताया प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की आवश्यकता का प्रदर्शन। ये हमारा बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की आवश्यकता का प्रदर्शन। और उसके बाद हमने आपको जो भोजन का पाचन है, ये क्वेश्चन भी पिछले साल यानी कि लास्ट ईयर आया था, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा मनुष्य में पोषण, जो भोजन का पाचन है। तो इसमें सबसे पहले हमने मनुष्य के पोषण के बारे में समझाया कि पोषण क्या चीज है, भोजन का अंतर्ग्रहण किस प्रकार होता है, भोजन का पाचन किस प्रकार होता है, फिर छोटी आंत का उसमें क्या रोल है, फिर जो पचा हुआ भोजन है उसमें अवशोषण। एक चीज मैंने आपको यहाँ बताई कि जो रसांकुर है, जो हमारी छोटी आंत है, उसकी जो अंदर की सतह होती है वो वलित होती है, उसमें वलन पाए जाते हैं, यानी कि उस पर उंगली के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, रसांकुर। और रसांकुर के ऊपर ब्रुश के समान असंख्य संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, सूक्ष्मांकुर। तो जो रसांकुर होते हैं, जो वलन होते हैं और सूक्ष्मांकुर होते हैं, ये तीनों चीजें क्या करती हैं, जो हमारी छोटी आंत होती है उसकी जो आंतरिक सतह होती है उसे, उसकी जो अवशोषण ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसे 10 गुना तक बढ़ा देती है। उसके बाद मैंने भविष्य में बताया जल और खनिज लवण का इसमें क्या होता है, अवशोषण हो जाता है, यानी कि जो हमारा अपचा भोजन है वो अर्ध ठोस में बदल जाता है, जिससे समय समय पर हम मल द्वार द्वारा या गुदा द्वार द्वारा शरीर से बाहर त्याग देते हैं। उसके बाद स्वांगीकरण है, जो हमारा भोजन है, भोजन का रुधिर के द्वारा कोशिका द्रव्य में पहुंचना और जो हमारा जीव द्रव्य है उसके निर्माण में प्रयोग होना, क्या कहलाता है, स्वांगीकरण। उसके बाद मैंने ऑक्सीजन अवशोषण के बारे में बताया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये अनऑक्सीसब्शन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। इसमें ग्लूकोज के अणुओं का पूर्ण जारण हो जाता है, इसमें पूर्ण जारण नहीं होता। इसमें एक ग्लूकोज के एक अणु के जारण से यानी कि विखंडन से कह लो या ऑक्सीकरण से कह लो 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, इसमें 21 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें ग्लूकोज के एक अणु से 38 एटीपी और इसमें केवल 2 ही एटीपी प्राप्त होते हैं। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ज्यादा मात्रा में निकलती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में निकलती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल अल्कोहल प्राप्त होते हैं। और ये जो प्रक्रिया है हमारे ऑक्सीडेशन की, ये माइटोकॉन्ड्रिया के
क्रैब चक्र में संपन्न होती है, और ये जो अनोक्सिडेशन की प्रक्रिया है ये हमारी कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। तो इस प्रकार बच्चों मैंने आपको दो प्रयोग बताए, एक क्लोरोफिल की आवश्यकता का प्रदर्शन और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता का प्रदर्शन। एक मनुष्य में पोषण वाला क्वेश्चन आपको समझाया मैंने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, और एक मैंने आपको बताया ऑक्सी और अनोक्सिडेशन में अंतर। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपके समझ में नहीं आता तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फिर मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा। थैंक्स।